हेलो एवरीवन, दिस इज इंद्र विक्रम। वेलकम टू माइक्रो ब्रेन्स। इस वीडियो में हम प्रोटेस्ट मूवमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले आपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में कौन कौन से सेक्शंस हैं जो सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रहे थे, जैसे वुमेन्स, चिल्ड्रंस और इवन आपने वर्कर्स की भी कंडीशन को समझ लिया बहुत अच्छे से। अभी एक लिमिटेशन के बाद फिर क्या हुआ कि ये जो सेक्शंस हैं, इन सेक्शंस ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। क्यों? बहुत सिंपल सी चीज़ है। इस वीडियो में वो आपको पता चलेगी। आइडियोलॉजी, जिस आइडियोलॉजी के बारे में हमने बात की थी एक आध वीडियो में अपने, कैपिटलिज्म के बारे में, तो बेसिकली ये एक ड्राइविंग फोर्स था जिसकी वजह से ज़्यादा लोग क्या चाह रहे थे? मुनाफा कमाना चाह रहे थे, फ़ायदा कमाना चाह रहे थे। लेकिन इस मुनाफे और फ़ायदे के चक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो शोषण हुआ, उनकी जो पर्सनल लाइफ है, सोशल लाइफ है, उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, ठीक है, वो पूरी तरीके से स्पॉइल होनी शुरू हो गई। डिजीज़ेस बढ़नी शुरू हो गई, उनके लाइफ स्पैन्स कम होने शुरू हो गए। ठीक है, ये सारा कुछ एड्रेस किया गया आगे जाके। जब प्रोटेस्ट मूवमेंट कई दफ़ा होंगे तो शुरुआत में तो उनको कर्ब किया गया, लेकिन बाद में सरकार को भी समझ में आया, राजा को भी समझ में आया, पार्लियामेंट को समझ में आया कि अगर ये प्रोटेस्ट मूवमेंट चलते रहे तो नुकसान होने वाले हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें, जिन फैक्टर्स को हम यहाँ पे समझेंगे। शुरू करते हैं। प्रोटेस्ट मूवमेंट यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का अब क्या आ रहा है? वो फेज आ रहा है जिस फेज में आपको रिटेलिएशन देखने को मिलेगा। रिटेलिएशन किस चीज का? अभी तक जो पनिशमेंट्स झेल रहे थे लोग, अभी तक जो सप्रेशन झेल रहे थे लोग, उस सप्रेशन का रिटेलिएशन होने वाला है यहां पे। क्लियर है? सो द अर्ली डिकेड्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कोइंसाइडेड विद द स्प्रेड ऑफ न्यू पॉलिटिकल आइडियाज। ठीक है, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने बिगिनिंग फेज में था, शुरुआती दौर में था, उसी दौरान दुनिया में कुछ बड़े परिवर्तन हुए। इस चैप्टर की शुरुआत में मैंने आपको इंडिकेशंस दिए थे कि एक तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने दुनिया के कोर्स ऑफ एक्शन को तेजी से बदला, या जो भी मॉडर्नाइजेशन है उस मॉडर्नाइजेशन को तेजी से आगे की तरफ लेके गया। और दो और पॉलिटिकल इवेंट्स थे जिन पॉलिटिकल इवेंट्स ने वर्ल्ड हिस्ट्री को फ्रेम किया। ठीक है, इनमें से एक था अमेरिकन रेवोल्यूशन और दूसरा था फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, या कहते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो ये वो टाइम है जब 1789 से 1904, दिस इज द टाइम व्हेन फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज देयर। फ्रांसीसी क्रांति जब हुई तो उसके तीन बेसिक आदर्श थे, तीन बेसिक एजेंडा था। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, यानी स्वतंत्रता चाहिए, फ्रीडम चाहिए लोगों को। फ्रीडम किससे? इंग्लैंड में फिर भी कंपैरेटिवली जो सोसाइटी थी वो मिडेवियल जो क्लचेस थे, मिडेवियल जो प्रॉब्लम्स थी, उनसे बाहर आ गई थी। लेकिन अभी भी फ्रांस में जो सोसाइटी थी वो मिडेवियल दौर में जी रही थी और वहां पर फ्यूडलिज्म जो है वो अपने बहुत ही वर्स्ट फेज में था। फ्यूडलिज्म की वजह से आपको पता है कि जो तीन लेवल्स बने हुए थे, तीन जो सेक्शंस बने हुए थे, तीन हायरार्कीज बनी हुई थी। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑर्डर्स। ये थर्ड ऑर्डर जो है वो सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेड था। तो अभी यहां पर थर्ड ऑर्डर ने रिवॉल्ट कर दिया था और आपका फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर जो है वो अब इस रिवॉल्ट के आगे मजबूर हो गया था, फोर्स्ड फील कर रहा था। रिफॉर्म्स करने के लिए उनको जबरन उनके एक तरीके से कह सकते हैं कि उनकी अथॉरिटी को डिस्कार्ड कर दिया गया, फेंक दिया गया किनारे। ठीक है, माना ही नहीं गया, राजा तक तो छोड़ा नहीं गया। फ्रेंच रेवोल्यूशन में, फ्रांसीसी क्रांति में आपको पता है, राजा तक को सरेआम जो है वो गिलोटिन कर दिया जाए, उसका गला, उसका जो धड़ है उसके गर्दन से अलग कर दिया गया। ठीक है, तो ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही है ना, ये प्रक्रिया क्या कर रही है? लोगों के दिमाग में नए पॉलिटिकल आइडियाज को एस्टैब्लिश कर रही है। आप देखेंगे आगे जाके कि ब्रिटेन बचाने की भी कोशिश करेगा अपने समाज को, अपने देश को इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के वेव से। क्यों? क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो थी वो किन चीजों पर बात कर रही थी? लिबर्टी पर, स्वतंत्रता, इक्वालिटी पर, समानता एंड फ्रेटर्निटी, भाईचारा। ये अपने आप में उस जमाने में नए आइडियल्स थे
क्योंकि इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी और लिबर्टी की बात करना खासकर थर्ड ऑर्डर के लिए इट वाज लाइक अ ड्रीम, ये एक सपने की तरह था, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर के जीवन के हर पहलू को, लाइफ के हर एस्पेक्ट को कंट्रोल करता था। इसीलिए यहाँ पर जब ये आइडियल्स प्रमोट हो रहे हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, तो बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो फ्रांस में क्या करेंगे, अपने आर्मी इन्वेजन करेंगे ताकि फ्रांस की रेवोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि फ्रांस की जो रेवोल्यूशन है, इसके बाद आप देखोगे बड़े लेवल पर वहां पर डेमोक्रेटिक चेंजेस होने वाले हैं। नेपोलियन कुछ दिनों तक वहां पर रहेगा और नेपोलियन ने भी फ्रांस को हालांकि आगे ही बढ़ाया, लेकिन मोनार्कियल सिस्टम एस्टैब्लिश कर दिया। और उसके बाद तो फिर उसके जाने के बाद तो आपको पता ही है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम पूरी तरह से स्थापित हो गया। तो फ्रांस के जो ये परिवर्तन हैं वो यूरोप में बहुत तेजी से फैलेंगे, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलो, सो ये जो आंदोलन हुए लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को लेके, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ, उसने संभावनाएं खोल दी लोगों के सामने, वो नए डायमेंशंस खोल दिए लोगों के सामने जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड थे। कौन कौन सी चीजें अनएक्सप्लोर्ड थी? लोगों को नहीं पता था कि ये कलेक्टिव मास एक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कलेक्टिव मास एक्शन का मतलब है कि लोग ग्रुप में, कलेक्टिव मास, मास का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, यहां पर मास से मतलब जनता, क्राउड, भीड़, इनसे है। सो कलेक्टिव मास एक्शन, ठीक है ना, ये संभावनाएं क्रिएट कर सकता है आगे आने वाले समय में, ठीक है। और फ्रांस में तो उसने किया ही, फ्रांस में इतने बड़े लेवल पर इस कलेक्टिव मास एक्शन ने चेंजेस किए कि वहां पर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो है वो डेवलप होने शुरू हो गए। और आपको पता है 1790s के आसपास फ्रेंच असेंबली जो है उसमें पार्लियामेंट्री कंट्रोल एस्टैब्लिश हो गया। ये पार्लियामेंट्री कंट्रोल वहां पर हर एक चीज को कंट्रोल कर रहा था, इंक्लूडिंग द प्राइसेस ऑफ द ब्रेड। रेगुलर जो स्टेपल फूड है लोगों का, दैट इज द ब्रेड, उसकी कीमत को भी यहां पर रेगुलेट किया जा रहा था। एक हेल्दी प्राइस होना चाहिए जो कल्टीवेटर को, जो ग्रो कर रहा है उसको, उसके लिए भी बेनिफिशियल हो, जो परचेस कर रहा है उसके लिए भी बेनिफिशियल हो, और सोसाइटी में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो सके। ना कि वो लोग जो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा फायदा कमाने के लिए काम कर रहे हैं वो फायदा कमाते चले जाएं, और दूसरा एक वर्ग है जो उस डिमांड को या उस थ्रेशोल्ड एरिया को महंगाई के पाने के चक्कर में अपनी जो एबिलिटीज है, कैपेबिलिटीज हैं, उनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दे। काम करते करते उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाए, उसका लाइफ स्पैन कम हो जाए, उसके बॉडी में डिजीजेस स्प्रेड हो जाएं, उसकी पूरी तरह से लाइफ जो है वो शैटर्ड हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। क्लियर है? तो यहां पर आप देखोगे कि प्रोटेस्ट मूवमेंट, देयर वाज अनसैटिस्फैक्शन विद इन द ब्रिटिश पीपल। जो लोग रूरल एरिया से शिफ्ट हो रहे थे अर्बन एरियाज में, उनके अंदर डिस्कंटेंट है, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे आसपास इस तरह के चेंजेस होंगे, ये चेंजेस ब्रिटिश पीपल को या वहां के वर्कर्स को, वहां के लोकल क्राउड को, वहां के वर्किंग क्लास को धीरे धीरे मोटिवेट कर रहे होंगे कि हम भी डिमांड कर सकते हैं। अगर हम लेबर यूनियन फॉर्म करेंगे, अगर हम डिमांड करेंगे, अगर हम प्रोटेस्ट करेंगे, अगर हम स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो हमें रिटर्न में मिलेगा ही। तो अच्छा, इसके अलावा और तमाम, अभी तो फ्रांस में शुरू हो रहा है, आगे जाके आप देखोगे कि जर्मनी और तमाम देशों में कुछ ऐसे थिंकर्स, पॉलिटिकल थिंकर्स और फिलोसफर्स भी आएंगे जो लोग इन जो वर्कर्स हैं, लेबर क्लास है, इनको अपराइज होने के लिए, ठीक है, मोटिवेट भी करेंगे। जैसे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल की बात कर रहे थे हम, तो ये लोग मोटिवेट भी करेंगे, जिनकी वजह से आगे जाके, ये तो खैर बहुत आगे की बातें हैं, अभी हम शुरुआत की जो बात कर रहे हैं वो समझते हैं। तो चलो, इन इंग्लैंड द पॉलिटिकल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द हार्श वर्किंग कंडीशंस स्टार्टेड इंक्रीजिंग। धीरे धीरे फैक्ट्रियों में काम करने के जो इनह्यूमन कंडीशंस हैं, अमानवीय जो तौर तरीके हैं, अमानवीय जो परिस्थितियां हैं, इनके खिलाफ जो विद्रोह है, इनके खिलाफ जो असंतोष है वो बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है। एंड वर्किंग पॉपुलेशन एजिटेटेड, अपने राइट्स के लिए डिमांड करना शुरू किया इन लोगों ने। इनह्यूमन या जो हार्श वर्किंग कंडीशंस हैं, इनके बारे में हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। वर्कर्स वाला जो वीडियो है, उस वीडियो मैंने डिटेल में डिस्कशन भी किया है कि जो वर्कर्स हैं उनको किस तरीके की हार्श कंडीशंस फेस करनी पड़ रही थी। लॉन्ग वर्किंग आवर्स, अनब्रोकन वर्किंग आवर्स आपने देखा था, ठीक है ना।
पनिशमेंट्स की प्रोसीजर्स आपने देखा था, लो वेजेस भी आपने देखा था। तो तमाम जो सिचुएशंस हैं ये हार्श वर्किंग कंडीशंस में आती थी फैक्ट्रीज के, ठीक है। लोग डैमेज हो जाते थे, लोगों के बॉडी के पार्ट्स डैमेज हो जाते थे, लेकिन उनको किसी तरह के कोई कंपनसेशंस नहीं होते थे, उनको किसी तरह की कोई एश्योरेंस नहीं होती थी। वुमेन्स की कंडीशन आपने देखा ही, वुमेन्स और जो चिल्ड्रंस होते थे उनको और पनिशमेंट्स जो है वो दिए जाते थे जब भी उनके वर्किंग पैटर्न में या उनके काम करने के दौरान, वर्किंग आवर्स के दौरान उनसे कोई भी भूल हो जाती थी, कोई मिस्टेक हो जाती थी, कोई गलतियां हो जाती थी, ठीक है। तो शुरुआत में इंग्लैंड में लोगों ने एक आउट ऑफ फोर्स कह सकते हैं, आउट ऑफ नीड कह सकते हैं, ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है, काम करना शुरू किया, वर्क करना शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे फैक्ट्री ओनर्स ने इनकी नीड और आप कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट की जो अनअवेलेबिलिटी थी, वो ड्राइविंग फोर्स था एक कि किसी तरह से काम मिले, क्योंकि रूरल एरिया में तो काम अवेलेबल ज़्यादा था नहीं, अर्बन एरिया मिले। बढ़ती मशीनों ने वैसे भी लोगों के काम को कम कर दिया था, या आप कह दें कि लोगों की संख्या अब कम से कम ज़रूरत पड़ती थी वहाँ पे। कम से कम का मतलब है कि एक हेल्दी वर्क फोर्स जो है उनको लगता था बाकी मशीनें काम कर ही रही थी, अपना मशीनों को देखने, ऑपरेट करने, मैनेज करने के लिए लेबर चाहिए होते थे, ठीक है। अब कितना बड़ा ब्रिटेन है और कितना वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से उस ज़माने में, ठीक है। तो वहाँ के हिसाब से बिल्कुल ठीक है ना। अब ये बहुत बड़े देश में होता तो बात अलग थी, ठीक है, वहाँ पे और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी। तो इंग्लैंड में जो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है ये धीरे धीरे अभी शुरुआत के फेज में हो और बढ़ने शुरू हो गए, क्लियर है। और लोगों ने कहा कि भाई हमें भी अधिकार मिलने चाहिए, और इवन हमें सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या है, राइट टू वोट होना चाहिए, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर हुआ आइडिया है कि हमें राइट टू वोट मिलना चाहिए। अगर हम राइट टू वोट मिलेगा तो हमारी बात फिर कहाँ होगी, पार्लियामेंट तक जानी शुरू हो जाएगी, क्योंकि पार्लियामेंट में जिन लोगों को वोट चाहिए होगा एटलीस्ट वो हमारी बात सुनेंगे। अभी तो हम क्या है, सिटीजन ही नहीं है एक तरीके से वैलिड अपने कंट्री के। सिटीजन होने के साथ साथ भी हमारे पास जो राइट्स हैं एज अ पॉलिटिकल राइट की बात की जाए तो पॉलिटिकल राइट्स तो बिल्कुल है नहीं। यही रीजन है कि हमें बिल्कुल भी काउंट नहीं किया जाता है जब कुछ पॉलिटिकल डिसीजंस लेने होते हैं। और यही रीजन है कि पार्लियामेंट में जो किंग है, जो लैंडलॉर्ड्स हैं और जो अथॉरिटीज हैं, वो बिल्कुल भी हमारे अगेंस्ट या मतलब जो कुछ भी पैटर्न चल रहा है उसमें हमारे वेलफेयर में तो कुछ सोचना ही नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं सोचना चाहते? क्योंकि उन्हें पता है कि हमसे उनका कोई बहुत ज्यादा पॉलिटिकल बेनिफिट नहीं है। यही रीजन है। तो हमें राइट टू वोट मिले, जब हमें वोट का राइट मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है हमें सुनना भी शुरू किया जाएगा, ठीक है। द गवर्नमेंट रिएक्टेड बाय रिप्रेशन एज सुन एज द प्रोटेस्ट मूवमेंट स्टार्टेड। नुकसान किसका है इसमें? नुकसान है इसमें फैक्ट्री ओनर का। नुकसान है इसमें किसका? जो प्रोडक्शन कर रहा है। नुकसान है इसमें किसका? जो कैपिटलिस्ट है, जो पूंजीवादी है, ठीक है। तो उसका जो कैपिटल मैनिफोल्ड होने का प्लान था वो तो नहीं हो पा रहा है। इसलिए अब भाई कैपिटलिस्ट तो वोट देता है ना, कैपिटलिस्ट तो रिच क्लास है ना, तो जब इसके साथ प्रॉब्लम शुरू होगी तो गवर्नमेंट को उधर तो देखना ही पड़ेगा। तो गवर्नमेंट रिएक्टेड बाय रिप्रेशन, बड़े पैमाने पर इन विद्रोहों को कुचला गया, ठीक है। एंड न्यू लॉज दैट डिनाइड पीपल द राइट टू प्रोटेस्ट, और इवन ऐसे कानून बनाए गए पार्लियामेंट के द्वारा, द लॉ विच डिनाइड द राइट टू प्रोटेस्ट, विरोध करने का भी अधिकार छीना गया। आप देख सकते हैं आज 21st सेंचुरी में हम ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स और तमाम तरीके के अधिकारों और राइट्स की बात करते हैं, और इवन किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में किसी एक इंडिविजुअल का भी अगर राइट वायलेट होता है तो वो भी कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि वो एक हाईलाइट बनता है, वो दुनिया भर में फिर फेमस होता है, बड़े बड़े लोग उसके बारे में कमेंट करना शुरू करते हैं। लेकिन ये दुनिया में जहां से इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हो रही है, दुनिया में जहां से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है, they were basically one of the biggest, not one of, they were the biggest violator, exploiters, ठीक है, of the public rights, civil rights, human rights, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा वायलेट कहां पे हो रहे हैं? यहीं पर हो रहे हैं। लोगों को विरोध करने का भी अधिकार नहीं दिया जा रहा, जबकि उनके विरोध करने का जो रीजन है, जो फाउंडेशन है, जो बैकग्राउंड है, जो बेसिस है, दैट इज वैलिड, पूरे वैलिड बैकग्राउंड, पूरे वैलिड रीजन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि जस्ट डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं। वहां पर लोगों को काम की जरूरत तो है ही सही, ठीक है। इंग्लैंड हैड बीन एट वॉर विद फ्रांस। चलो 1792 से 1815 के बीच में इंग्लैंड
जो है फ्रांस से वॉर में रहेगा। रीजन आपको बहुत अच्छे से पता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ और फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से क्या होगा, आसपास के जो कंट्रीज हैं ये नहीं चाह रहे थे कि जो फ्रांस है इसमें मोनार्की सिस्टम जो हो, मोनार्क जो हो वो पब्लिक के कंट्रोल में चला जाए। क्यों? क्योंकि अगर मोनार्कियल सिस्टम यहां से चला जाएगा तो जो वेव डेमोक्रेटिक पैटर्न की उठेगी वो यूरोप को भी फिर क्या करेगी, पक्का से अपने जो है वो जद में ले लेगी। इसलिए यहां की जो मोनार्की है उसको वापस से बहाल करने के लिए, इनको सपोर्ट करने के लिए, इस रिवॉल्ट को कर्ब करने के लिए आसपास के जो भी नेबरिंग एरियाज हैं वहां से वॉर होगा। और यहाँ के जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल से फाइट करने वाले लोग हैं फ्रांस के, ये लोग ब्रिटेन से वॉर में रहेंगे। जैसे आप देख रहे हैं नेपोलियन उस समय युद्ध में था, ठीक है, यूरोप के बाकी देशों के साथ में, ताकि वो इंटरनल जो लोग रिवॉल्ट कर रहे हैं वो प्रोटेक्ट रहें। तो बाहर की बाउंड्रीज को प्रोटेक्शन, मतलब एक्सटर्नल बाउंड्रीज पे उस समय फ्रेंच आर्मीज और फ्रेंच जो यूथ्स थे वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इकट्ठे होकर फ्रांस की बाउंड्रीज को सुरक्षित कर रहे थे, ताकि अंदर जो परिवर्तन चल रहे हैं ये परिवर्तन बड़े लेवल पर एक पीक पॉइंट तक पहुंचे और जो भी पर्पस था रिवॉल्ट का उस पर्पस को अचीव किया जा सके। क्लियर है? सो दिस वाज द टाइम व्हेन ब्रिटेन वाज इन्वॉल्व इन द वॉर विथ फ्रांस। ब्रिटेन इस समय इंग्लैंड के साथ युद्ध में था, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होगा, अब जब युद्ध होगा तो युद्ध की परिस्थिति का मतलब ही होता है, जो वॉर की परिस्थिति का मतलब होता है कि रेगुलर पीस टाइम तो है नहीं, वॉर टाइम है। जब वॉर टाइम है इसका मतलब है कि आप की जो अपोजिट पार्टी है वो आपको वॉर में नुकसान पहुंचाने के लिए, डैमेजेस करने के लिए हर पॉसिबल तरीके को इस्तेमाल करेगी। तो यहां पे ट्रेड भी जो है डिसरप्ट होगा, ट्रेड बड़े पैमाने पर डिसरप्ट होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फैक्ट्रीज वर फोर्स्ड टू शट डाउन, धीरे धीरे अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट ग्रू, जरूरी चीजों की जो है वो कमी हुई और उनके जो प्राइजेस हैं वो बढ़ने शुरू हो गए, क्योंकि प्रोडक्शन हो नहीं रहा था सफिशिएंट अमाउंट में, और प्रोडक्शन नहीं हो रहा होगा सफिशिएंट अमाउंट में तो क्या होगा, उनकी उन चीजों की, उन कमोडिटीज की, उन गुड्स की शॉर्टेज हो जाएगी। जब शॉर्टेज हो जाएगी तो उनके प्राइजेस जो है वो ऑटोमेटिकली राइज होंगे, बढ़ जाएंगे। तो बहुत बेसिक चीजें जो एसेंशियल कमोडिटीज थी, बहुत रोजाना की, रोजमर्रा की जरूरतें थी भोजन वगैरह की, वो भी उस समय पूरी नहीं हो रही थी, जैसे कि ब्रेड वगैरह, मीट वगैरह, ठीक है। ये इनकी जो प्राइजेस थे, इनके जो मूल्य थे वो एवरेज से बहुत ज्यादा चले गए थे। क्लियर है? औसतन मजदूर को जो वेजेस मिलते थे उस वेज की कंपैरिजन में जो इन्फ्लेशन के प्राइजेस थे, जो इन्फ्लेशन के रेट उस समय चल रहे थे, दे वर वेरी हाई। और ये अब आसान ही नहीं था, पॉसिबल ही नहीं था किसी वेज लेबरर के लिए, किसी भी श्रमिक के लिए, मजदूर के लिए, कि वो अपनी जो अर्निंग्स है उनसे वो अपने कम से कम डेली जो अर्न करने की ब्रेड है उसको भी फुलफिल कर सके। वो भी बहुत दूर थी उसकी रीच के, उसकी पहुंच के। पार्लियामेंट इन 1795, पार्लियामेंट ने 1795 के आसपास, जबकि वॉर की सिचुएशन चल रही है और इधर प्रोटेस्ट मूवमेंट्स भी शुरू हो गए हैं, तो इस दौरान क्या किया, कॉम्बिनेशन एक्ट्स, ठीक है, मतलब कई एक्ट्स का जो कॉम्बिनेशन, तो उसको आप कह दे कई ऑर्डर्स एक साथ पास किए जिनको कॉम्बिनेशन एक्ट कहा गया। तो कॉम्बिनेशन एक्ट्स जो है वो पास किया, विच मेड इट इलीगल टू इंसाइट द पीपल बाय स्पीच और राइटिंग। किसी भी तरीके से अगर आप लिख कर, बोल कर लोगों को भड़काते हैं, इंसाइट करते हैं, ठीक है, तो वो क्या माना जाएगा, इट विल बी कंसीडर्ड एज द कंटेम्प्ट टू द किंग एंड कॉन्स्टिट्यूशन और द गवर्नमेंट। यानी ये चीज मानी जाएगी कि राजा के की अवमानना है, वो राजा की इंसल्ट है, वो राजा के प्रति अपराध है, वो संविधान के प्रति अपराध है और सरकार के प्रति अपराध है, ध्यान रखिएगा। और साथ ही इस कॉम्बिनेशन एक्ट ने क्या किया, किसी भी प्लेस पर 50 से ज्यादा लोगों की जो पब्लिक मीटिंग है, पब्लिक गैदरिंग है, उसको बैन कर दिया। बैन द असेंबली ऑफ मोर देन 50 पीपल, ठीक है, ओवर 50 पर्सन्स, तो 50 से ज्यादा लोगों की जो असेंबली है उसको बैन कर दिया गया, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इतना करने पर भी प्रोटेस्ट मूवमेंट नहीं रुकेंगे, ध्यान रखिएगा, प्रोटेस्ट जो है वो कंटिन्यू रहेगा। और प्रोटेस्ट कई बार वर्किंग कंडीशंस के साथ साथ, वर्किंग कंडीशंस के लिए तो चलता ही था, वर्किंग कंडीशंस के साथ साथ कई बार वो शिफ्ट हो जाता था ओल्ड करप्शन रेजिम, या पुराना जो करप्ट प्रैक्टिस। अब ये क्या है पुरानी करप्ट प्रैक्टिसेस, एक्चुअली ये वो टर्म इस्तेमाल किया जाता है जो मोनार्की और पार्लियामेंटेरियंस से रिलेटेड है, क्योंकि इस
पूरी जो प्रोसेस है, इस पूरी प्रोसेस में आपका जो रिच, लैंडलॉर्ड, वेल्दी सेक्शन है, जो एफ्लुएंट है, जिसके पास पॉलिटिकल डेजिग्नेशंस हैं, जिसके पास पॉलिटिकल पावर्स हैं, ये बेसिकली बहुत सारी जगहों पर इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए थे और इनके अपने इन्वेस्टमेंट्स थे जो ऐसी वॉर जैसी सिचुएशन में या प्रोटेस्ट लाइक इवेंट्स में क्या होता था, नहीं चाहते थे ये लोग कि हमारे जो नुकसान हुए हैं उन नुकसानों की हम और जो है वो भरपाई करें, या आप कह दो कि हमारे जो नुकसान हुए हैं उनको हम और बढ़ा दें, क्योंकि अब इन लेबर्स को कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तो ये लोग, ये जो राजा या राजा के पैट्रॉन्स हैं, राजा के जो बहुत क्लोज लैंडलॉर्ड्स या जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, ये लोग भी नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। समझ रहे हैं आप? यही इसी के लिए ओल्ड करप्शन वर्ड इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे। ओल्ड करप्शन से मतलब साफ साफ है कि ये वो लोग जो ऊंचे डेजिग्नेशंस पर बैठे हुए थे, उस समय ऊंचे पदों पर बैठे हुए थे, ये और नहीं होने देंगे किसी भी तरीके का इंप्रूवमेंट। ध्यान रखिएगा, एज वर्कर्स फ्लडेड टाउन्स एंड फैक्ट्रीज दे एक्सप्रेस देयर एंगर। जैसे जैसे इन एरियाज में वर्कर्स जो है वो बढ़ने लग गए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उनका फ्रस्ट्रेशन भी जो है वो बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्यों फ्रस्ट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा? बहुत साफ है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ने का रीजन है वर्किंग कंडीशंस, द हार्श वर्किंग कंडीशंस, बहुत ही कठोर काम करने की जो शर्तें होती थी, इनकी वजह से जैसे जैसे लोग रूरल एरिया से आते थे, वो धीरे धीरे ऑलरेडी वहां पर जो अवेलेबल काम करने वाले लोग हैं उनके कांटेक्ट में आते थे, और इस तरीके से अब चूंकि रहते तो आसपास ही लोग थे, स्लम एरिया में रहते थे वो सारे लोग फैक्ट्री के आसपास इकट्ठे होकर, अब वो आपस में जब इंटरैक्ट होते थे तो सारी चीज़ें एक शेयर होती थी कि देखो हम इतनी देर तक काम करते हैं, 12 से 16 घंटे हमारे काम करने के का समय निर्धारित किया जाता है, हमारे घर के सभी सदस्य काम करते हैं, हमारे बच्चे काम करते हैं, हमारी वाइफ और हमारे फैमिली मेम्बर सभी लोग काम करते हैं, उसके बाद भी हमें एक नॉमिनल इनकम मिलती है, जबकि हम जिन फैक्ट्रीज में काम करते हैं उन्हीं फैक्ट्रीज के मालिक आउटस्कर्ट्स में, सबर्बन एरियाज में बड़े बड़े विलास और बड़े बड़े बंगलोज, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, महलों में रहते हैं, साफ स्वच्छ हवा लेते हैं, साफ स्वच्छ पानी कंज्यूम करते हैं, जबकि हमारे लिए बिल्कुल भी किसी भी तरीके से इवन ये भी नहीं ध्यान दिया जाता कि हमें सफिशिएंट अमाउंट में एटलीस्ट वेजेस मिल जाए जिससे हम अपनी कंडीशन, रहने और खाने की कंडीशन को बेयर कर सकें। तो ये सारी जो बातें होती थी वो धीरे धीरे स्प्रेड होती थी, और ये जो नया वर्क फोर्स होता था, ये नया वर्क फोर्स भी इन प्रोटेस्ट को ज्वाइन करता था, प्रोटेस्ट मूवमेंट्स को ज्वाइन करता। ध्यान रखिएगा, क्लियर है? 1790s के ऑनवर्ड, 1790 के आसपास देयर वर ब्रेड और फूड रायट्स। ध्यान रखिएगा, पूरे इंग्लैंड में, पूरे कंट्री में कई जगहों पर, मेन इंपॉर्टेंट प्लेसेस पर खासकर, जो कि आपके इंडस्ट्रियल हब हैं, जायंट्स हैं, वहां पर ब्रेड रायट्स या फूड रायट्स हुए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ब्रेड रायट्स और फूड रायट्स ये वो क्षेत्र थे जहां पर बड़े पैमाने पर लोगों ने खाने की, पीने की जो चीजें थी, जो स्टॉक जहां पे रखा हुआ था, उस जगह को क्या किया, कैप्चर कर लिया। कैप्चर करने के बाद में वहां से जो अथॉरिटीज थे उनको भगा दिया गया, और ये जो खाने पीने की चीजें हैं, जो ब्रेड हैं, जो फूड है, उनको बहुत उचित रेट में, जितना कि होना चाहिए, जो प्राइजेस होने चाहिए, उस प्राइस में बेचा। क्योंकि अभी भी क्या हो रहा था, प्राइजेस जो है वो इतने हाई थे कि इसमें भी प्रॉफिटेबिलिटी को ढूंढा जा रहा था, इसमें भी प्रॉफिट के एंगल को देखा जा रहा था कि चलो सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो इसको ज्यादा रेट पे बेचा जाए तो इसी से कुछ ना कुछ मुनाफा कमाया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ब्रेड रायट्स, रोटी के लिए दंगे, खाने के लिए, फूड के लिए दंगे, और जो विद्रोह है वो घटना होगी 1790 के आसपास। क्लियर है? इसी को फूड रायट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, हमने एनक्लोजर की बात की थी किसी वीडियो में अपने, वो मैं आज समझा देता हूं। ठीक है, यहां पर रूरल एरिया से अर्बन एरिया में जो लोगों का माइग्रेशन हो रहा है ना, उसका कारण यह है कि रूरल एरियाज में लोगों को एम्प्लॉयमेंट अब नहीं मिल रहा है सफिशिएंट अमाउंट में। उसका कारण था एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। ये एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन जो कि हमने वीडियो के शुरू में, अपने चैप्टर के शुरू में ही डिस्कस किया है, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। तो इस एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन में हुआ क्या था कि बड़े पैमाने पर फूड प्रोडक्टिविटी बढ़ी थी। क्लियर है? एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज बढ़ी थी, और उस फूड प्रोडक्टिविटी की वजह से पॉपुलेशन भी तेजी से बढ़ रही थी। ठीक है, अब याद आ रहा होगा आपको मालथूशियन ट्रैप और सारी चीजें जो हमने उस समय पढ़ा था। तो जैसे जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ रही थी, ठीक है, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन की वजह से पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी, लेकिन उसी दौरान जो ब्रिटेन में
आई थिंक वहाँ का जो फाइनेंस मिनिस्टर था या होम मिनिस्टर था, उसने कुछ रिफॉर्म सजेस्ट करे जिनको एनक्लोजर एक्ट के नाम से जाना जाता है, एनक्लोजर एक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये एनक्लोजर एक्ट क्या कहता था, एनक्लोज करना मतलब मर्ज करना, मिलाना। तो इसमें क्या था, 1717 के आसपास बहुत सारे जो छोटे फार्मर्स हैं इन सबकी जमीन को मर्ज कर दिया गया और इनको क्या किया गया, बड़े लैंड साइज में, बड़े फार्म साइज में तब्दील कर दिया गया और बड़े जो लैंडलॉर्ड्स हैं इनके अंडर में वो जमीनें आ गई। मतलब बहुत बड़े जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, इन लैंडलॉर्ड्स के अंडर में बहुत सारे फार्मर्स के जो फार्म्स होते थे इनको मर्ज कर दिया गया, ठीक है, ऐसा। और अब यहां पर इन फार्म्स में इस लैंडलॉर्ड का एक तरीके से ओनरशिप आ गया और स्मॉल फार्मर्स जो होते थे, जो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स होते थे, ये एक तरीके से फ्री हो गए, या इनके यहां जो काम करते थे ये लोग और फ्री हो गए। ये लोग अब लैंडलॉर्ड्स के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। जब ये लैंडलॉर्ड्स के ऊपर डिपेंडेंट हो गए तो अब इनकी आय और कम हो गई, इनके ऊपर जो डिपेंडेंट थे वो पूरी तरीके से फ्री हो गए। अब ये वर्कफोर्स जब फ्री हुआ तो ये कहां जाएगा, ये जाएगा अर्बन एरिया में। अर्बन एरिया में काम करना शुरू कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियली तो आप देखोगे कि मशीनों को तोड़ना शुरू कर देंगे लोग, क्यों, क्योंकि ये मशीनें उनकी नौकरियां ले रही थी, ठीक है। पहले जहां पर भीड़ में, पहले जहां पर मैक्सिमम क्राउड में काम होता था, मैनुअल लेवल पर काम होता था, वो अब मशीन के लेवल पर हो रहा था और मशीन बहुत सारे लोगों के काम को रिप्लेस कर रही थी, ठीक है। जहां पर 4 लोग काम में लगते थे वहां पर एक मशीन रख दो, बराबर काम हो जाता था। तो अब ये 4 लोगों का वर्क फोर्स जो फ्री होगा वो कहां जाएगा, तो ये अर्बन एरिया की तरफ गया, वहां पर काम ढूंढना शुरू करेगा, ठीक है। चलो काम ढूंढ तो रहा है, काम मिल भी रहा है उसको, लेकिन काम जो मिल रहा है उसकी कंडीशन ऐसी है और कई बार जो फैक्ट्रीज बंद हो जा रही हैं वॉर की वजह से, तो उस दौरान किसी भी तरीके की कोई सिक्योरिटी नहीं है। इतने दिनों तक आपने काम किया, उसके बाद भी आपको ये सिक्योरिटी नहीं है कि ठीक है आपके जो ओनर्स हैं वो कम से कम प्रॉब्लम की सिचुएशन में आपके साथ रहेंगे, कुछ कैपिटल आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो इसलिए प्रोटेस्ट मूवमेंट जो है वो तेज हो गए। आगे जाके एक पर्सन है, ठीक है, जिसका नाम है नेड ल्यूड, जनरल नेड ल्यूड, ठीक है, जो बहुत फेमस है। जनरल नेड ल्यूड, ही वाज रियली एक ग्रुप बनेगा जो इसको सपोर्ट करेगा। और ल्यूड जो है वो सिर्फ प्रोटेस्ट मूवमेंट नहीं शुरू कर रहा था, ल्यूड जो है वो सिर्फ लेबर मूवमेंट नहीं शुरू कर रहा था, इसका पर्पस बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स को इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस कराना था। और इसकी आइडियोलॉजी को मानने वाले लोगों का जो ग्रुप है वो क्या कहलाया, ल्यूडाइट, और इसका जो आइडियोलॉजी कहलाया वो कहलाया ल्यूडिज्म, ठीक है। तो जितने भी लोग इसको मानेंगे, दे ऑल द फॉलोअर्स ऑफ द जनरल नेड ल्यूड वर कॉल्ड ल्यूडाइट्स, ध्यान रखिएगा। सो इसके नाम पर जो मूवमेंट शुरू हुआ उसको हमने क्या कहा, ल्यूडिज्म कहा, ठीक है। और लगभग 1811 से 1817 के आसपास 6 साल का जो टाइम पीरियड है, कॉन्टिन्यूअसली इसमें जनरल नेड ल्यूड ने बहुत सारे प्रोटेस्ट मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए, जिनका पर्पस क्या था, इनका पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये नहीं था कि ये जो मशीनें हैं यहाँ पर, इन मशीनों में आप जाएं और अटैक करें, मशीनों को तोड़ दें, या फिर आप जो है आपकी जो वर्किंग कंडीशंस खराब हो रही है मशीनों की वजह से, है ना, इनको आप चलने ही ना दें, स्ट्राइक कर दें। सिर्फ ये नहीं था, यहां पर कुछ सोशल रिफॉर्म्स लेके आना था। जैसे इट पार्टिसिपेंट्स डिमांडेड अ मिनिमम वेज। पार्टिसिपेंट्स किस चीज की डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमें कम से कम वेज तो मिलना ही चाहिए और वो स्टैंडर्ड हो जाना चाहिए, फ्लक्चुएशंस नहीं होने चाहिए कि किसी को कुछ कह दिया, किसी को कुछ कह दिया और किसी का वेज रेट अलग है, किसी का वेज रेट अलग है। नहीं, मिनिमम वेजेस हमें मिलना चाहिए और वो मिनिमम वेज हमें हमेशा मिलना चाहिए। क्लियर है, मार्केट में ये चीज फिक्स हो जानी चाहिए कि ये लेबर वेज है और इसके नीचे कोई भी मालिक जो है वो काम पर नहीं रख सकता है किसी भी लेबर को, ठीक है। कंट्रोल ओवर द लेबर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है। चलो, इसके अलावा जो वुमेन और चिल्ड्रन हैं, है ना, इनके कामों में भी जो पनिशमेंट और बहुत सारे हार्श कंडीशंस हैं, इनको भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपके इनकी वर्किंग कंडीशंस को भी इंप्रूव करना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ क्या है, इसके साथ साथ ये है कि ऐसे लोग जिन्होंने अपने काम को या जॉब को जो है वो छूट गई है जिनकी जॉब, ठीक है, दोज हु लॉस्ट देयर जॉब्स, दोज हु हैड लॉस्ट देयर जॉब्स बिकॉज ऑफ द मशीन्स। जैसे जैसे मशीनरी आती गई और मशीनरी के आने की वजह से जिनको अपनी नौकरियां छोड़नी पड़ी, जिन्होंने अपने काम छोड़ दिए, ठीक है, इन लोगों के लिए क्या होना चाहिए, प्रोविजंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए कुछ एश्योरेंस होना चाहिए, ठीक है, उनके लिए काम उपलब्ध होना चाहिए।
अब कंपनसेशन तो फ्री में देगा नहीं कोई भी मिल ओनर या फैक्ट्री ओनर, तो उसकी जगह पे क्या मिलना चाहिए इन्हें, उसकी जगह पर इन्हें काम मिल जाना चाहिए, भाई फैक्ट्रीज में काम दो, ठीक है। एंड द राइट टू फॉर्म ट्रेड यूनियन, सबसे बड़ी चीज जो नेड ल्यूड ने प्रपोज करी वो ये करी, राइट टू फॉर्म ट्रेड यूनियंस, यानी कि व्यापारिक यूनियन जो है, ट्रेड यूनियन जो है वो बनाने का हक होना चाहिए। ट्रेड यूनियन क्या करेगा, इट वाज अ ग्रुप ऑफ एक्चुअली, है ना, जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स का ग्रुप है ट्रेड यूनियन बेसिकली, और ये समय समय पर जस्ट जो कंडीशंस हैं, ह्यूमन कंडीशंस जो है, नैतिक जो तौर पर सही है वो वाली परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के लिए प्रयास करता रहेगा, ठीक है। सो दैट दे कुड लीगली प्रेजेंट दीज डिमांड, की जो भी उनकी मोरल डिमांड्स हैं, लॉजिकल डिमांड्स हैं, उन लॉजिकल डिमांड्स के लिए ये लोग काम कर सके। तो आप देखेंगे कि ल्यूडिज्म वाज बेसिकली व्हाट, ल्यूडिज्म वाज बेसिकली लेस प्रोटेस्ट मूवमेंट, इट वाज मोर अ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। ये ज्यादा समाज सुधार आंदोलन है जिसमें श्रमिक वर्ग के लिए, आपके वर्किंग क्लास के लिए बेहतर परिस्थितियों की डिमांड की जा रही है, और कुछ ऐसी परिस्थितियों की डिमांड की जा रही है जिससे उनका ना सिर्फ वर्तमान सुधरेगा, आने वाला भविष्य भी सुधरेगा। आप देख रहे हैं हर एक तबके को इंक्लूड किया गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ वुमेन्स के लिए मूवमेंट था, ऐसा नहीं था कि सिर्फ चिल्ड्रंस के लिए मूवमेंट था, ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक मेल के लिए मूवमेंट था, और सिर्फ ऐसा नहीं था कि किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए कि चलो इस फैक्ट्री में वर्किंग कंडीशंस इंप्रूव कर दो, बात खत्म। ट्रेड यूनियन जैसे प्रोग्रेसिव आइडियाज आ रहे हैं इसमें कि ट्रेड यूनियन बनने का अधिकार मिलना चाहिए, ट्रेड यूनियन बन जाएगी तो उससे अपनी डिमांड्स को मजदूर समय समय पर हमेशा लॉजिकली रखते रहेंगे सबके सामने, मतलब मिल ऑनर्स के सामने। चलो, इन प्रोटेस्ट मूवमेंट्स के बाद आगे जाके आप देखोगे आगे अभी कितने बड़े लेवल पर और आगे मूवमेंट हो रहे हैं। 1819 में अब ये धीरे धीरे पीक पॉइंट की तरफ जा रहा है। 1819 में आप देखोगे 80,000 पीपल, लगभग 80,000 लोग इकट्ठे होंगे। कहां पर, सेंट पीटर्स फील्ड में। मैनचेस्टर में जगह हुआ करती थी जिसका नाम था सेंट पीटर फील्ड। यहां पर 80,000 लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई और इन लोगों ने क्या किया, डेमोक्रेटिक राइट्स की डिमांड की कि हमें प्रजातांत्रिक अधिकार मिलने चाहिए, ठीक है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जैसे ट्रेड यूनियन वगैरह बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है, पब्लिक मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। पिछले आपके कॉम्बिनेशन एक्ट में क्या हुआ था, पार्लियामेंट ने जो कॉम्बिनेशन एक्ट पास किया था उसमें यह था कि 50 से ज्यादा लोग पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज आपने देखी थी। फ्रीडम ऑफ द प्रेस होना चाहिए ताकि हम अपनी जो कंप्लेंट्स हैं ना सिर्फ हम ही बल्कि जब भी चाहे मीडिया उसको रेज कर सके बहुत आसानी से। सो दीज वर एक्चुअली द थिंग्स व्हिच वर गोइंग ऑन एज द प्रोटेस्ट मूवमेंट। बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट मूवमेंट चल रहे हैं, लेकिन साथ साथ इन सारे प्रोटेस्ट मूवमेंट को कर्ब किया जा रहा है, सप्रेस किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन सारे प्रोटेस्ट मूवमेंट को बहुत ब्रूटली सप्रेस किया गया। स्पेशली एक जगह है आपके इंग्लैंड में जिसका नाम है पीटरलू। पीटरलू में बड़े पैमाने पर जब मूवमेंट चल रहा था, प्रोटेस्ट मूवमेंट चल रहा था, तो यहां पर जनसंहार किया गया, ठीक है। अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाले जो मजदूर वर्ग के लोग थे, जो लेबर क्लास के लोग थे, उन पर जो आपके जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, पुलिस पर्सनल्स हैं, उन्होंने बड़े जमकर जो है वो वायलेंट एक्टिविटीज करी उनके अगेंस्ट। हिंसक जो है वो मतलब उसका जो कुचलने का तरीका था बहुत हिंसक तरीके से था, ठीक है। और उसी साल 6 लगातार कॉम्बिनेशन एक्ट पास किए गए, 6 अधिनियम पास किए गए, जिन अधिनियम के द्वारा जो पार्लियामेंट है, संसद है, वो उनके अधिकारों को डिनाई कर देगी, यानी कि इनको कोई भी अधिकार नहीं दिए जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और पीटरलू के बाद आप देखोगे, ठीक है, कि हाउस ऑफ कॉमन्स है जो आपका, उस हाउस ऑफ कॉमन्स में कुछ लोग हैं जो उनको लगेगा कि यार अब ये जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स हैं, क्योंकि हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुत सारे ऐसे लोग भी जा रहे थे जो कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी टर्म्स में इन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस या जो प्रोटेस्ट मूवमेंट्स हैं इनसे कनेक्टेड थे, ठीक है। इसलिए हाउस ऑफ कॉमन में आगे जाके आप देखोगे कि कुछ लिबरल पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं जो वहाँ पर इसके अगेंस्ट में या इसके मतलब पार्लियामेंट के कॉम्बिनेशन एक्ट्स के अगेंस्ट में और
जो लेबर क्लास है, पेजेंट मूवमेंट्स हैं, पेजेंट मूवमेंट्स के प्रोटेस्ट मूवमेंट के सपोर्ट में वहाँ पर काम करेंगे, ठीक है, जिनकी वजह से बहुत सारे कॉम्बिनेशन एक्ट को रिपील किया जाएगा, रद्द किया जाएगा 1824 से 25 के बीच में। और जब ये रद्द किया गया तो बड़े पैमाने पर आगे जाके देखोगे फैक्ट्री एक्ट्स जैसे, लेबर लॉज जैसे सुधार होंगे, जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे। रिफॉर्म्स थ्रू लॉ हमारा अलग एक वीडियो ही होगा जिसमें हम ये पढ़ रहे होंगे कि रिफॉर्म्स थ्रू लॉ यानी किन किन अधिनियमों, किन किन लॉज के थ्रू रिफॉर्म्स किए गए थे और किन किन रिफॉर्म्स ने आगे जाके वर्कर्स, वुमेन्स और चिल्ड्रंस की जो कंडीशंस हैं उनको इम्प्रूव करा वहाँ पर। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू।